हेलो, नमस्ते। मैं हूँ आजाद सर। आज हम सोशियोलॉजी यूजीसी नेट सेट एपीपीएससी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए 6000 प्रश्नों का संग्रह में से आज हम तीसरी क्लास लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि समाज शास्त्र का अध्ययन भारत में सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो हम समाज शास्त्र के अध्ययन का प्रारंभ देख रहे हैं, कहाँ पर हुई, किस शहर में हुई, किस यूनिवर्सिटी में भारत के अंतर्गत सर्वप्रथम पढ़ाया गया। तो इसका जो ऑप्शन में हम देखें तो पहला में लिखा है दिल्ली, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है मुंबई और चौथा है कोलकाता। तो यहाँ पर इनमें से जो उत्तर है वो सी है, मुंबई। मुंबई में सर्वप्रथम समाज शास्त्र का अध्ययन भारत में किया गया। और कब किया गया की बात आती है, यदि इसको कब किया गया पूछता है, कब किया गया, तो यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा 1914 में। 1914 में समाज शास्त्र को मुंबई विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के साथ पढ़ाया गया, अर्थशास्त्र के साथ। तो याद रखें, 1914 में जब समाज शास्त्र के आरंभ मुंबई विश्वविद्यालय में किया गया तो उस समय समाज शास्त्र कोई स्वतंत्र विषय नहीं था। उस समय अर्थशास्त्र के साथ उनको पढ़ाया जा रहा था, समाज शास्त्र को पढ़ाया जा रहा था। इसके बाद में 1919 की बात है, 1919 में समाज शास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाने लगे। इस समय समाज शास्त्र का विभाग खुला, विभाग बना, अर्थात पीजी के रूप में पढ़ाने लगे, विभाग बना। और इन समयों में जो प्रथम भारत के समाज शास्त्र के पिता के रूप में, या इस समय जो विभागाध्यक्ष था, विभागाध्यक्ष, वो पैट्रिक गिड्स था। जो प्रथम भारत में यदि प्रोफेसर रहा या विभागाध्यक्ष की बात कहें, या इसी को जो है भारत के पितामह के नाम से भी जाना जाता है, किसको, पैट्रिक गिड्स को। इनकी उपस्थिति में समाज शास्त्र का विभाग खोला गई और इस विभाग का सोशियोलॉजी विभाग अध्यक्ष सर्वप्रथम पैट्रिक गिड्स हुए। फिर इसके बाद 1924 में इसके जगह पे जो उत्तराधिकारी हुआ, वह था जी.एस. घुरिये, जिसे भारतीय समाज का पिता कहते हैं, तो यहाँ पे हमने एक प्रश्न के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण और 3 प्रश्न को देख लिए, और यह अलग अलग प्रश्नों के रूप में पूछा गया है। प्रश्न यदि पूछता है कि सर्वप्रथम विभाग कब बनी, तो 1919 में बना। इनका विभाग अध्यक्ष कौन था, तो पैट्रिक गिड्स था। ये जो है अमेरिकन व्यक्ति था, इनको अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। इनके उपस्थिति में विभाग बनी, विभागाध्यक्ष था। इनके माध्यम से समाज शास्त्र संचालित होने लगे। फिर इसके जगह पे, इस विभागाध्यक्ष के जगह पे 1924 की बात है, यहाँ पे इसके जगह उत्तराधिकारी बन गए जी.एस. घुरिये, जिसे भारतीय समाज का पिता कहते हैं। और पैट्रिक गिड्स क्या हो गया, भारत के समाज शास्त्र के पिता।
तो भारत के समाजशास्त्र के पिता में पैट्रिक गिडिस आएगा। भारतीय समाज का पिता किसे कहते हैं समाजशास्त्र का, तो जीएस घुरिये आएगा। यदि समाजशास्त्र का पिता किसे कहते हैं पूछा जाता है तो अगस्ट काम्टे आएगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि किस तरह यहाँ पे प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो सन है तिथि, इसको भी याद रखना है कि कब क्या हुआ। ये 1914 में इसको पढ़ाया गया, फिर 1919 में इसका विभाग बना, फिर 1924 में भारतीय व्यक्ति जीएस घुरिये इनका इसके जगह में इन्हें उत्तराधिकारी हुआ या विभाग का अध्यक्ष बने। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र की विषय वस्तु। विषय वस्तु कहें तो सब्जेक्ट मैटर की समाजशास्त्र पे क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना है, कौन सी ऐसे विषय है, सब्जेक्ट है जिसको समाजशास्त्र में पढ़ना चाहिए। तो सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु की रूपरेखा, प्रारूप रूपरेखा को किसने प्रस्तुत किया है। यहाँ पे ऑप्शन में से हम देखें तो पहला नंबर पे अगस्ट काम्टे, दूसरे नंबर पे दुर्खिम, तीसरे नंबर पे है जॉनसन और चौथे नंबर पे है एलेक्सा इंकल्स। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर हो जाएगा डी नंबर होगा एलेक्सा इंकल्स। एलेक्सा इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर की रूपरेखा तैयार की है। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जो कई बार पूछा गया है। व्हाट इज सोशियोलॉजी, इसका किताब का नाम है, पुस्तक का नाम व्हाट इज सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र क्या है, हिंदी में बोलेंगे तो समाजशास्त्र क्या है। इस पुस्तक में इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु की रूपरेखा तैयार की है। इस रूपरेखा में क्या क्या आएगा ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसमें आ जाता है पहला नंबर पे इन्होंने जो रूपरेखा तैयार किया, इसमें जो है इसका उत्तर आ जाता है ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम। दूसरा है अनुभाविक उपागम। और तीसरी बातें हैं विश्लेषणात्मक उपागम। ये इन्होंने वाड़ी सोशियोलॉजी बुक में सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु की बात कही है और उन्होंने इस उपागम के माध्यम से समाजशास्त्र क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, किसको समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है, इस विषय पर इन्होंने चर्चा की है। ऐतिहासिक उपागम, हिस्टोरिकल, हम इतिहास के विषय में पहले जानते हैं, इतिहास पढ़ते हैं कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुआ, समाजशास्त्र का उद्भव, समाजशास्त्र की विकास, समाजशास्त्र की स्तर किन स्तरों से गुजरते हुए समाजशास्त्र में अस्तित्व में आया, ये हमारे इतिहास की बात हो गई। फिर अनुभाविक उपागम, हम इतिहास को हम अनुभव से समझते हैं, अनुभविक रूप में जानते हैं, फिर उनका विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषणात्मक एनालिटिक किया जाते हैं। तो इस तरह इन्होंने इस 3 उपागम की बात कही है। ये भी कई बार पूछा गया है, इसका पुस्तक का नाम पूछा गया है, ये कौन सा 3 उपागम है, इसके विषय में कई बार पूछा गया है। तो याद रखेंगे व्हाट इज सोशियोलॉजी बुक, पुस्तक का रचयिता एलेक्सा इंकल्स है। इन्होंने 3 प्रकार के उपागम की बात कही, ऐतिहासिक उपागम, अनुभाविक उपागम, विश्लेषणात्मक उपागम।
ये किस पे चर्चा करता है, किस विषय पे बात करता है? तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु पे बात करता है। तो ये एक प्रश्न के साथ हमने 3 प्रश्नों का समझ लिए और इसका हमने गहन अध्ययन कर लिया। इनमें से तीनों प्रश्न जो है बहुतों बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि लिखा है वानविज एक समाजशास्त्री हैं और इनका मानना है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर एकमात्र वास्तविक आधार समझता है कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वह कई एक है, लेकिन उनमें से केवल एकमात्र एक ही और वास्तविक आधार मानता है। तो इनमें से कौन इस तरह की बातें करता है या इसको मानता है? पहला, क्या सामाजिक संगठन, सामाजिक संबंध, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक क्रिया। तो यहाँ पर वानविज ने एक मात्र वास्तविक आधार समाजशास्त्र के विषय वस्तु किसको माना है? तो ये हो जाएगा सामाजिक संबंध, बी ऑप्शन। इसका सही उत्तर है सोशल रिलेशन। जो सामाजिक संबंध है इसी को ही एकमात्र और वास्तविक आधार मानता है। कौन मानता है? वानविज मानता है। क्या मानता है? सब्जेक्ट वस्तु किसका? समाजशास्त्र का सब्जेक्ट वस्तु एकमात्र वास्तविक आधार वानविज केवल सामाजिक संबंध को ही मानता है। यहाँ पे प्रश्न है कि समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? प्रश्न आप नए सुन रहे हैं और आपने हो सके यूजी में, पीजी में इस तरह के बातों को नहीं सुने होंगे या आप नहीं जानते हैं कि समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस भी कहा जाता है। तो यह एक नया प्रश्न लग रहा है, लेकिन इसका देखिए वास्तविक आधार क्या है। तो अमेरिकन साइंस कहा जाने का क्या अमेरिका में समाजशास्त्र का जन्म हुआ था? नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। नामकरण हुआ था क्या अमेरिका में? ये भी नहीं है। इसका नामकरण तो फ्रांस में ही हुआ था। अगस्ट काम्टे ने ही किया था इसका। अगस्ट काम्टे ने किया था नामकरण। फिर बताता है सर्वाधिक विकास है वैज्ञानिक रूप का विकास। तो वैज्ञानिक रूप का विकास भी अमेरिका ने नहीं किया था। तो न तो अमेरिका में समाजशास्त्र का जन्म हुआ था, न ही इनका नामकरण हुआ था, न ही इसका वैज्ञानिक रूप का विकास हुआ था। बच गया सी नंबर, सर्वाधिक विकास। ये इसका उत्तर है। समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहने के पीछे जो धारणा है वह ये है कि समाजशास्त्र का सर्वाधिक विकास अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में हुआ। समाजशास्त्र को विकसित करने का कार्य, विकास करने का कार्य जो है का योगदान अमेरिका का ही है। सर्वाधिक योगदान, सर्वाधिक विकास करने का कार्य अमेरिका में हुआ है। इसलिए समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस भी कहते हैं। आप जानते हैं मैंने सेकंड क्लास में इस बात को भी बताया था कि जो सर्वप्रथम, अगर हम विश्व में बात करते हैं कि सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ था? अमेरिका में ही हुआ था, येल विश्वविद्यालय में। कब हुआ था? 1876 में हुआ था। तो इस तरह से हालांकि उसका जन्म फ्रांस में हुआ। अगस्त काम्टे जो कि फ्रांसीसी थे वहीं
उनका नामकरण किया गया। इसके बावजूद भी वहाँ पर समाजशास्त्र को उतनी महत्व या उतनी विकास नहीं हो पाई जितना अमेरिका का हाथ रहा। तो अमेरिका का इसमें सर्वाधिक हाथ है समाजशास्त्र को विकास और विकसित करने का। तो सर्वाधिक विकास होने के कारण समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र क्या है। तो समाजशास्त्र क्या है, क्या यहाँ पे देखें, एक विधि है, नो, इन्होंने एक विधि नहीं माना है। एक मूल्य है, ये भी नहीं है, इन्होंने एक मूल्य कला भी नहीं माना है। एक विज्ञान है, इन्होंने साइंस भी नहीं माना है। तो क्या है, एक शिल्प है। ऑप्शन ये इसका सही उत्तर है। सी राइट मिल्स समाजशास्त्र को एक शिल्प मानता है, क्राफ्ट कहता है। कभी कभी शिल्प की जगह क्राफ्ट लिखा हुआ रहता है। प्रश्न कई बार इसको ऑप्शन में क्राफ्ट मिलता है, इंग्लिश वर्जन में क्राफ्टा रहेगा, इसका उत्तर हमको क्राफ्टा लेना है। हिंदी में लिखा है तो एक शिल्प लेना है, तथा समाजशास्त्र को सी राइट मिल्स ने जो है एक कल्पना, एक शिल्प, एक क्राफ्ट माना है। और एक नाम आपने सुना होगा, C.W. मिल्स। देखो इसमें केवल W और यहाँ पे है R, इस दोनों का अंतर है, बाकी सेम है। इसलिए ऐसा प्रश्न जो है बार बार हमको कंफ्यूज करता है, विस्मित करता है, और हम यहाँ पे उत्तर इनके जगह पे इस उत्तर को ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि C.R. मिल्स अलग है और C.W. मिल्स अलग हैं। दोनों अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग समाजशास्त्री हैं, दोनों का स्टेटमेंट कथन भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जब C.W. मिल्स का प्रश्न पूछा जाता है तो इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। क्या है कि समाजशास्त्र को इन्होंने दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है। दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है। किसने कहा है? C.W. मिल्स ने कहा। क्या कहा? कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान है। आप जानते हैं कि हमारी जो समाजशास्त्र है वो दो भाषाओं से मिलकर के बना है। कौन कौन सा? मैंने इसको ट्रिक में पढ़ाया था, LG मतलब L मीन्स लैटिन और G मीन्स ग्रीक। लैटिन और ग्रीक दोनों अलग अलग भाषा है, और इनसे मिल करके, लैटिन और ग्रीक से मिल करके समाजशास्त्र बना है। इसका सोशियस और ये लॉजी, अर्थात सोशियोलॉजी, समाज का विज्ञान या समाज शास्त्र। ठीक है, आज के क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी तरह हम लगातार हमारी टारगेट है कि हम 6000 प्रश्नों को जो है अपने UGC नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और PGT के लिए जो है हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसी उम्मीद से आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।